हमारी पार्टी का रिकॉर्ड है। कभी हम लोग जो वादा करते हैं उसे पीछे मुकरते नहीं। हम लोगों ने वादा किया था कि 370 हटाएंगे, हटा दिया। किसी को लगता था कि 370 हटेगा? नहीं लगता था। सवाल तो यही है कि 400 पार कैसे करेगी बीजेपी? वो देखिए साहब, बीजेपी को कम से कम 360, 65, 370 के आसपास आ जाएंगे। तो बाकी 30-25 बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 360-65 के आसपास बीजेपी को आ जाएगी इस चुनाव में। उसके बाद आप देखिएगा कितना बचा, 30-35। देखिए याद 4 जून तो इधर है। आप लोग का जो देखिए, ये जो आपका आकलन था, आपके आकलन में छत्तीसगढ़ की सरकार पुनः वापस आ रही थी, नहीं आ रही थी? बिल्कुल। देखिए क्या हो गया। एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है आरा लोकसभा से एनडीए के उम्मीदवार राजकुमार सिंह। लोग इनको आरके सिंह के नाम से जानते हैं और ब्यूरोक्रेसी से तीसरे टर्म ये इस बार चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें 2014 से 2019 में जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तो जीत का अंतर और ज्यादा हो गया था। इस बार और ज्यादा की उम्मीद है कि 24 में ज्यादा मतों से जनता जिताए। हमारे पार्टी की यही इच्छा है कि पिछले बार से ज्यादा मार्जिन हो। तो आप सुन रही थी कि क्या क्या लोग कर रहे थे। तो ये पार्टी की इच्छा है और ये हमको लगता है कि जो काम हम लोग की सरकार ने की है, नरेंद्र मोदी की सरकार देश में और नीतीश जी और हम लोग की गठबंधन यहाँ राज्य में, उस काम से जो लोग प्रायः संतुष्ट हैं और लोग पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार को पसंद करते हैं या नीतीश कुमार की सरकार को पसंद करते हैं। तो हमको लगता है कि हम लोग का मार्जिन बढ़ेगा। मैं एक शुरुआत करूंगी आज के सवाल से। इन दिनों संविधान बदलने की बात हो रही है। आपके ही पार्टी से कैंडिडेट है अरुण गोविल, मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय समय पर बदलाव जरूरी है और संविधान भी बदलना चाहिए। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? कुछ बातें तो आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, जो कि हमारे मैनिफेस्टो में है। एक तो ये आवश्यक है और सभी लोग सहमत होंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन। पहले जबकि हम लोगों को आज़ादी मिली, उसके बाद से जब चुनाव हुए तो अमूमन प्रायः केंद्र के और राज्य के चुनाव साथ ही होते थे। उससे खर्च आधा, जो काम में व्यवधान होता है, हर चुनाव में काम में व्यवधान होता है, क्योंकि काम काज ठप हो जाता है। कई 2 महीने तो लगते हैं एक्चुअल पोलिंग में। उसके पहले भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है। जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है। यानी कि आप कोई निर्णय ले नहीं सकते, कोई नया काम आप प्रारंभ नहीं कर सकते। और ये प्रायः हर वर्ष कहीं न कहीं किसी राज्य में चुनाव हो रहा होता है तो मॉडल कोड लगा रहता है। तो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी हो जाती है। तो इसीलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के हित में है। तो उसके लिए हमको प्रावधान करना होगा। हम लोगों ने एक समिति भी बनाई थी पूर्व राष्ट्रपति जी के अध्यक्षता में, तो समिति ने भी रिकमेंड किया है। दूसरा, ये देखिए हम लोग के मैनिफेस्टो में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में है कि दैट द गवर्नमेंट विल वर्क टुवर्ड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज दुनिया के सभी देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है। अब ये इंग्लैंड में चले जाए, कहीं चले जाइए, तो मैरिज का एक कानून है तो सबके लिए वही कानून है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे संविधान निर्माता ने भी अपेक्षा की थी कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। उसका हम लोगों ने ये दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का अपने मैनिफेस्टो। तो हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया है उसको हम लोग पूरा करेंगे। ही हमारी पार्टी का रिकॉर्ड है। कभी हम लोग जो वादा करते हैं उसे पीछे मुकरते नहीं। हम लोगों ने वादा किया था कि 370 हटाएंगे, हटा दिया। किसी को लगता था कि 370 हटेगा? नहीं लगता था। लोग चाहते थे लेकिन हम लोगों ने कर दिया। कल्पना करना ही बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी थी कि 370 हटेगा और फिर उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसको लेकर के भी एक डर हुआ करता था। चूंकि संविधान बदलने की ही चर्चा जब हो रही थी तो लालू प्रसाद जी ने आज बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि संविधान बदलने की जो बात करते हैं गरीब पिछड़े लोग उनकी आंख निकाल देंगे। इस तरीके का बयान लालू प्रसाद जी ने आज सुबह दिया है। इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, ये भाषा अमर्यादित, इस प्रकार के अमर्यादित भाषा की अपेक्षा एक इस पूर्व मुख्यमंत्री से नहीं की जाती है। तो एक तो पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो गरीब है वो तो हमारे साथ, जो कुचले हैं वो तो हमारे साथ, उनके साथ नहीं है। उनके साथ ये अगर रहता तो पिछली बार
इनको एक सीट नहीं मिला बिहार में, राजद को नहीं, तो उनके साथ कुछ कास्ट है, ये लोग और फैमिली है। ये लोग क्या है, ये परिवार बेस्ड पार्टी है, यानी कि राजद क्या है, परिवार है। परिवार के ही लोग उसका नेतृत्व करेंगे हमेशा, चाहे वो राजद हो, यहाँ पर अखिलेश हो उत्तर प्रदेश में, या तमिलनाडु में डीएमके हो, पिताजी फिर स्टालिन इत्यादि, या उधर शरद पवार जी हो, है ना। ये सब ये फैमिली बेस्ड पार्टीज है, या ममता हो, अब ममता जी है, उसके बाद उनका भाईपो है, यही है। तो इनको कोई आइडियोलॉजी नहीं, गरीब का तो इनको चिंता है ही नहीं। ये अपने करोड़पति, 1000 करोड़ के मालिक हो गए होंगे, गरीब का कहीं पर उन्होंने हाल बदला? गरीबों का हाल किसने बदला? हमारी सरकार ने बदली, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बदले। 3.5 करोड़ गरीबों को पक्का मकान किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने। और ये बाकी कोई भी गरीब जो बचा है उसको भी पक्का मकान देंगे, 1.25 लाख का। इंदिरा आवास की तरह 20,000 का नहीं, 1.25 लाख का पक्का मकान। उस मकान में नल से जल होगा, सबके घर में नल से जल लगा रहे, सब घर को विद्युतीकृत कर रहे, कोई घर छोड़ नहीं रहे, सब घर में गैस का चूल्हा दे रहे, सब गरीब परिवार को इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दे रहे। ये सब किसने किया था? सबको, कोई छोड़े नहीं। इतने बड़े कल्पना करना भी हिम्मत की बात है। नरेंद्र मोदी में ये हिम्मत थी, कल्पना भी की और उसको साकार भी किया। हर घर को विद्युतीकरण आजादी के कितने साल के बाद तक नहीं हुआ था? 1947 से लेकर के 2015 तक सोचिए, और 70 साल तक ये लोग 70 साल हो गए थे और हजारों गांव देश में बिना बिजली के थे। हम तो बताए भाषण में कि मिजोरम का जो अंतिम गांव हम लोग बिजली किया तो क्या जश्न था। उसके बाद एक चीज हमने नहीं बताया कि हर गांव तक बिजली पहुंचा करके और हर घर तक बिजली पहुंचा करके फिर हम लोगों ने नाइट स्काई का एक सैटेलाइट पिक्चर लिया। अब पहले का नाइट स्काई का सैटेलाइट पिक्चर, तो पहले के नाइट स्काई के सैटेलाइट पिक्चर में जो भारत का है, आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जगह अंधकारमय है। अब वही जबकि हम लोगों ने यूनिवर्सल एक्सेस कर दिया, हर गांव हर घर, तो भारत का जगमगाता हुआ नक्शा देखिए रात में, ऊपर सैटेलाइट्स, दोनों में। बीजेपी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया और बीजेपी ने तमाम बातें की, जिसमें एक बेहद महत्वपूर्ण बात है जिसकी चर्चा कम हो रही है मैनिफेस्टो की तमाम बातों के बीच में, वो है ये कि लीक, परीक्षा में जो लीक भर्ती लीक हो जाता है उसके खिलाफ भ्रष्टाचार। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार में भी परीक्षा भर्ती, एब्सोल्युटली, छत्तीसगढ़ में सरकार चली गई उसी से। मतलब कि ये लोग तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में, मतलब कि बहाली में भ्रष्टाचार करो, पेपर फिक्स करो, ताकि अपने लोग आ जाएं, पैसा लेके आ जाएं, या अपने कास्ट के लोग आ जाएं। क्या है सर? आप बच्चा पढ़ता है, ये हायर सेकेंडरी करता है, ग्रेजुएशन करता है, उसको एक ही इच्छा रहती है कि हमको सरकारी नौकरी मिले। अब उसमें आप बेईमानी कर लीजिएगा। इसी में एक सवाल है रोजगार का। हाँ। आरजेडी ने कहा कि वो 1 करोड़ लोगों को सरकार बनती है। अच्छा दीदी, आपको हंसी आई कि नहीं? आरजेडी कौन सी पार्टी है? एक प्रदेश के, देश के एक प्रदेश के एक कोने की पार्टी है, जिसको कि अभी संसद में एक सीट नहीं है। अब वो कहता है कि हम सरकार में आएंगे। वो भारत सरकार में आएंगे क्या? बिहार में वो 1 करोड़ नौकरी देंगे क्या? अब बिहार में भी आएंगे नहीं। लेकिन बीजेपी रोजगार पर बात क्यों नहीं करती? अच्छा, बीजेपी रोजगार पर इसलिए नहीं बात करती क्योंकि हम करते हैं, सिर्फ बात नहीं करते। कई महीनों तक, 6-7 महीनों तक, इसके पहले जबकि इलेक्शन हो उसके पहले, हर महीने हम करीब 1 लाख रोजगार देते आए, हर महीने। ये रोजगार पैदा हम 25 करोड़ जनता को जो हम लोगों ने गरीबी से ऊपर उठाए, कैसे उठाए? अगर उनको रोजगार नहीं मिले तो उठ कैसे गए? हम लोगों का जो विकास दर है वो 8.5% है। दुनिया में जितने बड़े अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे तेज गति से हमारे विकास हो रहा है। वो बिना रोजगार का विकास हो रहा है क्या? कोई संभव है? हमने अपने ऊर्जा क्षेत्र में करीब 2 लाख मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ा है। 2 लाख मेगावाट। आप ये सोचिए, 2014 से लेकर के आज तक 2 लाख ये मेगावाट उत्पादन क्षमता में रोजगार उत्पादन हुआ ना। ये चूंकि ये आपका तीसरा टर्म है, आपने अपने इलाके में बहुत काम किया है, ये जनता यहाँ की मांगती है कि सड़कें आपने बनवाई है, सारी चीजें की हैं। बालू माफिया
और बालू माफिया से अपराध, ये लगातार बढ़ रहा है। और ये ग्राउंड रिपोर्ट मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं पिछले कई सालों अंकुश से तो लगा है। अंकुश किसने लगाया? मैंने स्टोरीज की है। अंकुश किसने लगाया? हम लोगों ने लगाया, हम लोग के एजेंसीज ने लगाया, जिसके खिलाफ ये लोग बोलते रहते हैं। ईडी और सीबीआई ने लगाया, ये तो है। हम लोग की एजेंसी लगाई। और यही देखिए इन लोग की छटपटाहट इसीलिए है क्योंकि पहले क्या होता था कि किसी राज्य में किसी की सरकार, अब उस सरकार के जो मंत्री है उसको कहीं कुछ कितना भी पैसा बना ले, अब तृणमूल कांग्रेस है, उसकी सरकार है बंगाल में, अब उसका मंत्री नौकरी, शिक्षकों की नौकरी देने में सैकड़ों करोड़ इकट्ठा कर लिया, जेवर भी याद है, फोटोग्राफ याद देखी होंगी आप टेलीविजन पर। हाँ उनकी कई सारे लेडी फ्रेंड्स वगैरह भी थे, क्या क्या। अब वो सोचते थे कि हमको कुछ नहीं हुआ, कि सरकार हमारी। ये कभी सोचा नहीं कि ईडी या सीबीआई भी आके पकड़ेगा। अब ये पकड़ने लगा ना, स्टेट में जाके पकड़ लेगा। तमिलनाडु में एक मंत्री पकड़े गए भ्रष्टाचार में। अब तब ये लोग को छटपटी छूट गई कि अरे साहब, अब ये नहीं हो सकता कि हम भ्रष्टाचार करें देश के किसी कोने में, चूंकि हमारी राज्य सरकार है इसलिए ईडी या सीबीआई कुछ नहीं करता, ये नहीं हो सकता। इसीलिए छटपटी छूटी है। अंकुश लगा है और लगाएंगे तो नरेंद्र मोदी साहब बोल दिए कि चुनाव होने दीजिए फिर अंकुश लगाएंगे, तो सबको कितनी चिंता हो रही होगी सोचिए। अच्छा, ये आदमी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता था, केजरीवाल, सोचिए, कहता था ना कट्टर ईमानदार, इतने लोगों ने विश्वास कर लिया, उसको वोट दे दिया, दो राज्य में वोट दे दिया। लेकिन देखिए इसने क्या किया, इसने शराब के माफिया के साथ करार किया, उसको साउथ ग्रुप कहते हैं। करार किया, करार के बाद वो जो शराब व्यापारी का जो नफा है, मार्जिन, ऑफिशियल मार्जिन 6% था, उसको बढ़ा के 12% कर दिया बिना कारण। 100 करोड़ उससे ले लिया, जो कि हवाला से भेज दिया गोवा। ये सारा संयंत्र उनके नेतृत्व में हुआ। कहते थे कि हम साहब कट्टर ईमानदार है। गए तो बिल नहीं मिल रहा है, अगर सबूत उनके खिलाफ नहीं रहता तो बिल मिल जाता ना हाई कोर्ट से। साउथ का जिक्र किया, साउथ की तरफ चलते। ओपिनियन पोल में तमिलनाडु और केरल में बीजेपी को एक भी सीट आता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। ये बड़ा चैलेंज, ये बड़ा चैलेंज है। ये देखिए अभी तक तो हम लोग साउथ में नहीं है, अभी तक नहीं थे। अब हमारा प्रयास है कि हम साउथ में जाएं। साउथ में नेशनल पार्टी का रहना, हमारे जैसे नेशनल पार्टी का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को अल्टरनेटिव चाहिए। वहां पर ये फैमिली बेस्ड पार्टी है और ये भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर। तो धीरे धीरे लोग आएंगे। ये लोग क्या करते हैं कि देश को बांटते रहते हैं। ये जो रीजनल पार्टी जो है, अब ये कैसे बांटते हैं? अब ये कहते हैं कि हाँ साहब से हिंदी हम पर इम्पोज किया जाएगा। अरे साहब, कोई हिंदी इम्पोज कर रहा है पर? लेकिन यही कहेगा स्टालिन, जहां सोच लीजिए कुछ हुआ नहीं है, जैसे जो कानून पहले था वही कानून है। लेकिन नहीं साहब, तो हम हिंदी का इम्पोजिशन बर्दाश्त नहीं कर रहे। साहब, कौन हिंदी इम्पोज कर रहा है तुम पर? लेकिन यही नारा लगाएगा कि देखो साहब, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट करता है। उनका कोई मंत्री भी बयान दे दिया था ना कि नॉर्थ के लोग, साउथ के लोग। ये लोग साहब अपने सत्ता के लिए देश को बांटने के तैयार है, मतलब इसी प्रकार का नारा देते हैं। तो ये कहते हैं कि हिंदी थोपी जा रही है। कहाँ थोपी जा रही है? आप बताइए, क्या किया हम लोगों ने? कुछ नहीं। जैसे आजादी के समय से चले जो व्यवस्था थी कानूनन, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वही व्यवस्था आज भी है, कानून में वही है। हम लोग तो कुछ चेंज किया नहीं, आगे थोपी जा रही है। कुछ बोल दीजिए बांटने के लिए लोगों को। पर सवाल तो यही है कि 400 पार कैसे करेगी बीजेपी? हाँ, वो देखिए साहब, ये आपको लगता है ना, आप ये देखिएगा कि हम लोग का कम से कम बीजेपी को कम से कम 360-65-370 के आसपास आ जाएंगे। तो बाकी 30-25 तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 360-65 के आसपास बीजेपी को आ जाएगी इस चुनाव में। उसके बाद आप देखिएगा कितना बचा, 30-35। देखिए याद 4 जून तो इधर है। आप लोग का जो देखिए, ये जो आपका आकलन था, आपके आकलन में छत्तीसगढ़ की सरकार पुनः वापस आ रही थी, नहीं आ रही थी? बिल्कुल। देखिए क्या हो गया, जनता का जो मूड है ना, अभी थोड़ा अर्ली है ये सब आकलन करना। 360-65 आप कह रहे हैं कि इतनी तो बीजेपी ले आएगी। आपका जब भी जिक्र आता है, जब भी आपके बारे में चर्चा होती है, तो आडवाणी का जो रथ रोका था उसके बारे में जरूर चर्चा होती है। उस वक्त से लेकर के आज तक में कितना कुछ बदला है? मैंने एक इंटरव्यू आपका सुना जिसमें आप कह रहे थे कि जब आपने रिजाइन किया था ब्यूरोक्रेसी से, मतलब जब आप रिटायर हुए थे 2013 जून में, तब आपने सोचा था कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। तो एक ब्यूरोक्रेट
पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के लिए कैसे सोच नहीं, पाया और वो क्या कुछ चल रहा था? नहीं, देखिए साहब, पहले तो आपने गिरफ्तारी की जो बात की, हाँ, गिरफ्तारी के बारे हाँ, में गिरफ्तारी की हुआ बात क्या वो तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि हाँ अच्छा। साहब से रथ यात्रा रोकी जाए। अच्छा। तो राज्य सरकार ने 3-4 जिलों को आदेश दिया कि रोकना है और गिरफ्तार करना है, नहीं कर पाए लोग। तो राज्य सरकार ने निर्णय, चीफ सेक्रेटरी को कहा, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, कि साहब से कोई पदाधिकारी नहीं जो कर सकता है। तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा हाँ, उन्होंने हमारा नाम लिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब। तो हमको बुलाहट हुई, तो हमको आदेश मिला राज्य सरकार से करने के लिए। तो राज्य सरकार से करने के लिए आदेश मिला। जहाँ कहीं भी, ये नई बात नहीं थी, जहाँ कहीं भी कोई चैलेंज होता था तो हमको लगा दिया। ये भी चैलेंज था तो हमने कर दिया। अब वही बात उसके बाद कुछ ही, हमको लगता है 1-2 साल बाद या बीजेपी की सरकार आई केंद्र में। हमारा राज्य सरकार में टर्म खत्म हुआ तो फिर केंद्र सरकार में हमको जाना था। हम लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में हम लोग केंद्र में काम करते हैं और राज्य में काम करते हैं बारी बारी से। तो केंद्र जाने का हुआ तो हमारा सिलेक्शन हुआ, ये सिलेक्शन हुआ गृह मंत्रालय में। और उस समय ये हमने बल्कि कहलवाया था गृह मंत्रालय में कि साहब कह दीजिएगा गृह मंत्री कि हम वही हैं। तो गए उनके प्राइवेट सेक्रेटरी कहने के लोग, तो वो अपना काम उधर कर रहे थे, अब यहाँ के अपना काम करेंगे। और उनके साथ काम किए फिर आडवाणी जी के साथ। तो ये तो ठीक है साहब, ये जबकि आप ऑफिसर हैं तो आप पॉलिटिक्स नहीं करते, तब आप सरकार का काम करते हैं, लीगल ऑर्डर्स का ये करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। एक इसमें तो ऐड वो करना ठीक है। चाहूंगी आपके बारे में एक और चीज था कि आपने कहा था शायद कि एक ब्यूरोक्रेट नेता बन सकता है लेकिन एक नेता ब्यूरोक्रेट नहीं बन सकता। देखिए साहब, तो वो सब ये बचपन के ये सब, जबकि आदमी यंग ऑफिसर रहता है तो अपना पर कहा था आपने, कहीं कहा था कहीं कहा तो था। अपना एक ये नजरिया रहता है। आप पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात कर रहे थे, तो हाँ, वही यंग ऑफिसर्स हाँ, का देर था। जिस समय हम लोग आते थे सिविल सर्विस से, IAS में, हम उम्र कम रहता था। अब जैसे कि हम ग्रेजुएशन के इम्तिहान दिए, उसके बाद सिविल सर्विस में आ गए, तो 22-23 ऐसे ही उम्र रहता है। तो उस समय फिर कुछ समय के बाद लगा कि साहब तो देखिए ये अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आ नहीं रहे, हम और हम लोग के साथियों में। तो इसका देश का कल्याण कैसे होगा? पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, ईमानदार लोग नहीं आएंगे तो देश का कल्याण नहीं होगा। तो हुआ कि नहीं साहब, तो सब लोग सोचते हैं कि नहीं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अनसर्टेन है। तो अच्छे लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे नहीं तो कहाँ से ठीक होगा देश। तो हुआ कि हम लोग अपनी पार्टी बनाएंगे। तो वो आकांक्षा थी कि अपनी पार्टी हम लोग बनावे, लेकिन वो रिटायरमेंट तक रही। लेकिन फिर ये जबकि अपनी बात हम लोगों ने सोचा तो लोगों ने हमको समझाया कि ये पार्टी वैसे नहीं बनती है, पार्टी वैसे नहीं चलती है, उसके लिए पैसा चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है तो ये होने जाना नहीं है। उसके बाद कट टू आप सरकार में सीधा केंद्रीय मंत्री बन नहीं, गए। उसके बाद कट टू फिर ये नीतीश जी के साथ हम काम किए थे, हमको अच्छा अनुभव था। तो रिटायरमेंट के पहले उन्होंने कहा कि हमको ज्वाइन कर लीजिए, हमने हाँ भी कहा था। फिर वो ऑर्डर भी निकाल दिए कि एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक। फिर हम गए नहीं, तो हमने फिर पूछा तो हमने कहा कि नहीं पॉलिटिक्स करेंगे। तो उन्होंने हमको मना लिया कि हम उनकी पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो बीजेपी के हमारे कुछ मित्र थे, तो वो उनको जानकारी हुई तो वो हमारे पीछे पड़ गए कि नहीं जदयू में नहीं, आप बीजेपी में आइए। हम लोग के नेता नरेंद्र मोदी होने वाले थे, तो वो होंगे, ईमानदार हैं, देश को सर्वोपरि रखते हैं, इत्यादि इत्यादि। हम लोग नेशनल हैं, वो स्टेट पार्टी। हमको ब्रेन वॉश करके उधर ले गए। तो नीतीश जी बहुत नाराज भी हुए थे उससे। तेजस्वी ने आज कहा कि हम बीजेपी का रथ रोकेंगे। आखिरी सवाल है, बीजेपी का रथ रोकेंगे बिहार में। कौन? तेजस्वी ने कहा है ये बीजेपी का बोलने दे साहब, उनको एक सीट पिछली बार भी नहीं आया था ना, इस बार भी नहीं आया। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। 1 जून को आरा में लोकसभा का चुनाव, यानी 1 जून को यहाँ की तारीख है जब आरा की सभी सीटों पर चुनाव होगा। और आपको बता दें, RK सिंह तीसरी टर्म में एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तमाम मुद्दों का बेबाकी से जवाब देते हुए। अपने सहयोगी विशाल और अजीत गुप्ता के साथ निधि श्री, ABP न्यूज आरा।